नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्टडीशाला 2.0 में। और दोस्तों, बायो की क्लासेस हम 3 क्लासेस कर चुके हैं। इसमें हमने प्रोटीन, सबसे पहले हम जो आपका टॉपिक है न्यूट्रिशन और फूड और न्यूट्रिशन यानी कि खाद्य एवं पोषण, उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। उस पर हमने फैट पढ़ लिया है, विटामिन पढ़ लिया है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया है और प्रोटीन भी पढ़ लिया है। ठीक है, उसमें कुछ मिनरल्स के बारे में बात रह गई थी। और प्रोटीन विटामिन्स में आपका टेस्ट होगा, वो मोस्टली कल शाम को होगा। और ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तरह जितने भी आपके विटामिन से क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी आपके फैट प्रोटीन से क्वेश्चन बन सकते हैं, सारों का एक टेस्ट में लूँगा। करीब करीब 20 से 30 क्वेश्चन रहेंगे उसमें। तो कल शाम को वो टेस्ट होगा, 7 बजे के आसपास होगा। तो बिल्कुल उसको ज्वाइन करिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही होगी, कर रहे होंगे, ज़्यादा मस्ती नहीं कर रहे होंगे आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले दोस्तों खनिज के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे कि उनकी कमी से कुछ रोग वोग होता है क्या, और सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल का एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में आज सेल नहीं पढ़ेंगे। सेल के बारे में और ज़्यादा डिटेल में हम कल क्लास में चर्चा करेंगे। क्लासेस ज़्यादा लंबी ना हो ताकि आप लोग बोर भी ना हो, इसीलिए क्लासेस को छोटा रखा जाएगा। छोटे छोटे क्लासेस में चीज़ें खत्म की जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और दोस्तों, हमने क्या पढ़ लिया? विटामिन पढ़ लिया, ठीक है, प्रोटीन पढ़ लिया, हमने फैट पढ़ लिया, हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया। अब कुछ आयोडीन, कुछ मिनरल्स और उनकी कमी से होने वाले रोग देख लेते हैं। जैसे अगर आप बात करें आयोडीन की, आयोडीन आप जानते हैं, नमक के बारे में सुनते होंगे आयोडीन। तो उसकी कमी से क्या रोग होता है? थायराइड, एक तो आप जानते हैं थायराइड एक ग्रंथि होती है, उसमें सूजन आ जाती है, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को। उसको हम घेंघा भी कहते हैं, ठीक है, ग्वाइटर, इसको घेंघा कहते हैं, ठीक है। थायराइड एक ग्रंथि होती है और ये 2 हार्मोन से रिलेटेड होती है, T3 और T4, दोनों थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये कहाँ मिलता है आयोडीन? सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आयोडीन युक्त अगर नमक आप खा रहे हैं तो भी आपको आयोडीन प्रचुर मात्रा में मिलता रहेगा। इससे ज़्यादा आयोडीन की आपको ज़रूरत नहीं है। एक एडल्ट को बेसिकली मिलीग्राम्स में आपको नमक चाहिए डेली अपने खाने में, ताकि आपकी आयोडीन की कमी को पूरा किया जा सके। आयरन की बात करते हैं, एक बहुत ही बड़ी डेफिशिएंसी आयरन महिलाओं में खास करके। इसी कमी से एनीमिया, लगभग 50 से 60% इंडिया की महिलाओं में एनीमिया जो है वो आयरन की कमी से होता है। थकान लगना, जब जाहिर सी बात आपके में आयरन कमी होगी तो आपका हीमोग्लोबिन कम होगा। हीमोग्लोबिन कम होगा तो आपकी आरबीसी, जो हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, ठीक है। 2 टाइप के सेल्स होते हैं ब्लड में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो आपका जब आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन आपका कम होगा, आरबीसी कि आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो आरबीसी बेसिकली ऑक्सीजन को कैरी करता है आपके हार्ट से सारे और ऑर्गन्स में। तो आपकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं, जब भी आप रनिंग वगैरह करते हैं, कोई काम करते हैं, तो आपको ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो ये सप्लाई वहाँ पे नहीं कर पाएगा, तो आपको जल्दी जल्दी थकान लगने लगेगी, ठीक है। तो वो थकान और एनीमिया दोनों हो जाएगा आपको। और कौन से ऐसे रिच सोर्स हैं आयरन के जो है वो आप देख सकते हैं? अनार है, चुकंदर है, जितने भी वैसे लाल अनार में तो बहुत सारा आयरन होता है, चुकंदर, ये ज़्यादातर। अगर आप आयरन के बने हुए बर्तनों में खाना खाएं, आयरन के बने हुए बर्तन, जो भी लोहे के कढ़ाई वगैरह उसमें आप खाना बनाएंगे, पालक है, ये सब, तो आपको आयरन की कमी पूरी हो जाए। मैग्नीशियम और पोटेशियम, 2 यहाँ पे आप देख लीजिए, दोनों का लगभग एक ही जैसा काम है। और झुंझुनी वगैरह होने लगती है शरीर में, जल्दी जल्दी झुंझुनी पकड़ लेती है। आप लोग देखते होंगे, आप बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो आपके पैरों में झुंझुनाहट होने लगती है। और पोटेशियम की कमी से एक रोग होता है हाइपोकैलेमिया, इसको बोलते हैं। क्यों कैलेमिया बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि पोटेशियम का जो अगर आप देखेंगे कि सूचना, इसका वो इंडिकेटर होता है कैलियम। कैलियम से मिलकर बना पोटेशियम, तो कैलियम, तो हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया एक रोग होती है। झुंझुनी वगैरह हो सकती है, थकान लगेगी, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। और ये यहाँ पे सोर्सेस के हैं पालक, केला, एवोकाडो, आलू, गाजर। एक फल होता है, मीठा फल होता है, गंजी बोलते हैं उसको हमारे यहाँ। जिंक की बात करते हैं। जिंक की कमी से क्या क्या रोग हो सकता है दोस्तों? जिंक की कमी से आपको कमजोरी महसूस हो सकती है, क्योंकि जिंक एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक तरह से कह सकते हैं मिनरल्स हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ों में, इन्फेक्शन वगैरह को कम करने के लिए भी जिंक इस्तेमाल किया जाता है। जिंक के टैबलेट्स दिए जाते हैं कई बार फीमेल्स को जो प्रेग्नेंट होती हैं, जिंक और आयरन के।
और ताकि जो है संक्रमण ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो। डायरिया भी हो सकता है, जिंक की कमी से आपके बाल झड़ सकते हैं, मेंटली आप मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है आपके, ठीक है। ये सारे सोर्स है जिंक के। कैल्शियम आपको हाइपोकैलेमिया जैसे कैल्सीमिया जैसे यहाँ पोटेशियम का था कि हाइपोकैलेमिया, ऐसे यहाँ पे कैल्शियम से क्या होता है हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम हाइपो, ठीक है, ऐसे लिंक कर लीजिएगा। हड्डियाँ आपकी कमजोर हो जाएंगी। और कैल्शियम को एब्जॉर्ब किसकी मदद से किया जाता है, विटामिन डी की मदद से, ठीक है दोस्तों, विटामिन डी। अब बताइए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। मैंने सारे रासायनिक नाम बताए थे कल, और जब मैं कल इसका टेस्ट लूंगा तो आप पिछली क्लास जरूर रिवाइज करके आइए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को सही कर पाएँ, ठीक है। अब अगर कैल्शियम की बात देखें, सबसे ज़्यादा रिच सोर्स है कैल्शियम का चूना, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको आप बोलते हैं, दूध दही, ये सब चीज़ें कैल्शियम के रिच सोर्स हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा आपके एग्जाम में। यही 5-6 जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इन्हीं पे पूरे चीज़ें डिपेंड होती हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आयोडीन बहुत बार पूछा जाता है घेंघा रोग के लिए, ठीक है। चलिए अब आज शुरू करते हैं, हम सेल के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। हमारा जो न्यूट्रिशन वाला पोर्शन था वो खत्म हो चुका है। इसमें हमने विटामिन कवर कर लिया, हमने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, ये सब कवर कर लिया है। आज हम शुरुआत करेंगे सेल के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका सबसे जो इम्पॉर्टेंट बॉडी का जो पार्ट है, सबसे छोटा से छोटा जो पार्ट है उसको सेल बोलते हैं। और सेल जो है ये सबसे छोटी इकाई हमारे शरीर की। अगर हमारे शरीर को माइक्रोस्कोप से देखा जाए बहुत सारे पार्ट में डिवाइड करके, तो सबसे छोटा वाला पार्ट बनेगा वो बनेगा सेल, ठीक है। ये जीवन का मूलभूत आधार है, क्योंकि हमारे जो बॉडी के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो सब सेल से ही बने हैं। एक सेल डिवाइड होकर दूसरा सेल बनाती है, धीरे धीरे वो सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, एक ऊतक बनाते हैं, यानी टिश्यू बनाते हैं। फिर वो टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनाता है। बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, शरीर बनाते हैं। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो सबसे पहले सेल होती है, ठीक है। उसके बाद आता है टिश्यू, टिश्यू का मतलब है ऊतक, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आता है, ऑर्गन, ऑर्गन मतलब होता है अंग, ठीक है। और कई सारे अंग मिलके क्या बनाते हैं, शरीर बनाते हैं। तो सबसे छोटी इकाई यहाँ पे आप देख सकते हैं वो है सेल। सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। उन्होंने क्या किया, एक पेड़ की छाल ली, और पेड़ की छाल को उन्होंने जब उनके पास जो सूक्ष्मदर्शी था उससे देखा, तो उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे ऐसे बॉक्स बने देखे एक दूसरे से पास पास हटे हुए। तो उन्होंने एक एक बॉक्स को क्या बोला, उन्होंने एक बॉक्स को क्या कहा, सेल कहा, और उसका नाम क्या दिया इन्होंने, कोशिका दिया, ठीक है। और वो कौन सी रिपोर्ट थी जिसमें इन्होंने ये चीज़ें पब्लिश की थी, माइक्रोग्राफिया नाम का एक बुक था, उसमें उन्होंने जिक्र किया था। यहाँ वो इमेज है माइक्रोग्राफिया, इसमें उन्होंने उस सेल के बारे में बताया था जो उन्होंने पेड़ की छाल में वो बॉक्स देखे थे, ठीक है। तो सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। मैथियास सेल्डन और थियोडोर स्वान, ये दो ऐसे इंसान थे जिन्होंने बाद में उनकी थियरी से इंस्पिरेशन ली, उसके बारे में अच्छे से पढ़ा, फिर उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया, ठीक है। क्लासिकल सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया 1839 में। किन्होंने किया था, शेल्डन और स्वान ने, ठीक है। शेल्डन और स्वान ने इन्होंने कोशिका की थियरी दी जो क्लासिकल सेल थियरी थी। इसमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने क्या बताया वो देखते हैं। इन्होंने बताया कि सभी जीवों का निर्माण कोशिका से मिलकर बना होता है, ठीक है। सभी जीव, चाहे वो वायरस हो चाहे बैक्टीरिया हो, सेल सब में पाया जाता है। अब वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं या मल्टी सेलुलर, यानी कि एक कोश की बहुकोश की बात अलग है। लेकिन जितने भी जीव हैं, ठीक है, जो भी रेस्पिरेशन करते हैं, जो मतलब श्वसन करते हैं, उन सबका निर्माण किससे मिलकर बना है, कोशिका से। यह जीवन की सबसे छोटी इकाई है, और कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। ऐसा नहीं था कोई एक कोशिका अलग से कहीं से आ गई, नहीं। जैसे आप देखेंगे जब भी एक कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उनके में सबसे पहले एक सेल ही होती है, ठीक है, ठीक। उसको फिर उसके बाद वो जाइगोट बनता है, ठीक है। जाइगोट फिर धीरे धीरे डेवलप होता है फीटस में, ठीक है। फीटस बनता है, फीटस से फिर बेबी, धीरे धीरे उसके सारे बॉडी पार्ट्स धीरे धीरे डेवलप होते हैं, तो फुल एक बेबी के रूप में आता है, सारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। तो वो सबसे पहले जो बेबी होता है आपका, वो एक सेल ही होता है, एक कोशिका होता है, ठीक है। ये कोशिका क्या होती है, ये कोशिका होती है आपका जो आपका फीमेल जो सेल है होती है, जिसको सोमा सेल बोलते हैं। बाद में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम रिप्रोडक्शन वगैरह चैप्टर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बस इतना जान लीजिए कि पहले से एक सेल मौजूद होती है जिससे जाइगोट बनता है, कई सारे सेल्स मिलके, फिर जाइगोट धीरे धीरे फीटस बनता है, और उसके बाद आपका फीटस फिर धीरे धीरे डेवलप होके एक बेबी के रूप में
आता है। ठीक है, चलिए कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, तो अगर स्टडी ऑफ सेल्स की बात की जाए तो उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। तो आप यहाँ पे जरूर जानिएगा कि साइटोलॉजी बेसिकली क्या होती है। ठीक है, अब आधुनिक कोशिका सिद्धांत क्या है दोस्तों, धीरे धीरे क्या हुआ, जब उन्होंने रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जब कोशिका देखी थी तो उनके पास इतनी मशीनरी नहीं थी कि और डिटेल में उस कोशिका के अंदर देख पाए। उनके पास जितना सुविधाएं थी उसमें उन्होंने बस इतना देखा कि एक कुछ डब्बा डब्बा टाइप का आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है सॉरी, तो वहां से उन्होंने देखा कि ये सेल है, लेकिन उनके पास जो है बहुत सारे बड़े बढ़िया सूक्ष्मदर्शी नहीं थे, तो उन्होंने सेल के अंदर क्या क्या उसको देख नहीं पाए। धीरे धीरे समय बीतता गया, सूक्ष्मदर्शियों की खोज हुई और धीरे धीरे जब लोगों ने इसको स्टडी किया तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत, जो कि बेसिकली क्लासिकल सेल थ्योरी से निकल कर आया है, उसका सिद्धांत दिया गया। अब आधुनिक कोशिका सिद्धांत में क्या क्या लिखा गया है दोस्तों, कि कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए कोशिकाओं में पास होता रहता है। मतलब जैसे एक सेल है, यहाँ से 2-3 सेल जब बनते हैं तो जो डीएनए होता है, डीएनए आप जानते हैं क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डीएनए वगैरह के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। डीएनए जीन्स वगैरह के लिए जीन्स बनते हैं डीएनए से, वो सब हम डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये डीएनए जो आपका जेनेटिक बोलते हैं जेनेटिक्स, तो जब सेल आपकी ये होती है इसमें दोनों के फीमेल और मेल दोनों के 50-50% डीएनए आते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से जब ये सेल कई सेल में डिवाइड होती है तो डीएनए भी सारे सेल में पास होता चला जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं एक सेल में डीएनए जाएगा एक में नहीं जाएगा। तो कोशिका विभाजन जब होता है तो उसके दौरान डीएनए भी कोशिकाओं में पास होता रहता है, सभी कोशिकाओं में डीएनए पाया जाता है। ठीक है, एक ही प्रजाति के सभी जीवधारियों में लगभग समान प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक ही प्रजाति का मतलब है कि इंसानों की अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस के जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उसमें सब में जो है सबके में लगभग समान प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। लेकिन अगर आप डॉग की बात करें या किसी और जानवर की बात करें तो ऐसा नहीं है। एक ही प्रजाति की बात की मैंने, स्पीशीज यानी ह्यूमन स्पीशीज की बात करेंगे तो ऊर्जा का प्रवाह कोशिकाओं के अंदर ही होता है। जो आप जानते हैं ना, ऊर्जा किस फॉर्म में होती है, एटीपी। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं इसको ऊर्जा की यूनिट बोला जाता है हमारी बॉडी में। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं। तो ये सारी चीजें अभी हम आगे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, कभी घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना समझ लीजिए कि जो एटीपी होता है, ऊर्जा होती है, ये कोशिकाओं के अंदर ट्रांसफर होते रहता है। एक कोशिका से दूसरे कोशिका में ऊर्जा जाएगी। ठीक है, ऐसे ऐसे ट्रांसफर होती रहती है। सभी जीवधारियों को कोशिकाओं की संख्या के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। कौन से वो 2 भाग हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। जिसमें एक सेल होती है बस वो यूनिसेलुलर हो गया, जिसमें बहुत सारे सेल्स होती है वो मल्टी सेलुलर हो गया। इसमें बिलियन मिलियन सेल्स होती हैं, लाखों करोड़ों अरबों सेल्स होती हैं। ठीक है, अगर आप अमीबा की बात करें तो एग्जांपल है ये बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे यूनिसेलुलर है। अगर आप यूनिसेलुलर की बात करें तो जो मुर्गी का अंडा होता है, मुर्गी का ही होगा, मुर्गे का तो होगा नहीं, मुर्गी का जो अंडा होता है वो एक ऐसा यूनिसेलुलर है, इसमें ये सिंगल सेल है। ठीक है, मुर्गी का जो अंडा होता है ये सिंगल एक सेल होता है बस। ठीक है, और सबसे बड़ा भी मैं बताऊंगा, सबसे बड़ा जो सेल होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक है, बहुकोशिकीय आप देख लीजिए, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, पक्षियां, ये सारे बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर है। तो एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका दोस्तों क्या होती है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ये एक बैक्टीरिया होता है जिसे श्वास संबंधी रोग होते हैं लोगों को, और ये सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, प्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। अब सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है यानी शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका इंसानों में कौन सी होती है, वो न्यूरॉन्स होती है, जिनको तंत्रिका कोशिका कहते हैं। जो हमारे शरीर में इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं उनको न्यूरॉन्स कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका हम इंसानों में कौन सी होती है दोस्तों, देखेंगे तो वो आरबीसी होती है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक है, 2 ब्लड सेल्स होती है, रेड और व्हाइट। तो आरबीसी जो होती है वो गोल गोल कोशिकाएं होती हैं, सबसे छोटी छोटी कोशिकाएं आरबीसी ही होती हैं। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका इंसानों में कौन सी होती है, फीमेल ओवम होता है, मादा डिम्ब इसको हिंदी में बोलते हैं, फीमेल ओवम। ठीक है, जहाँ पे सारे एग सेल्स और मतलब ओवरीज के आसपास का हिस्सा जो होता है वो। ठीक है, कोशिका में 3 मुख्य संरचनाएं होती है। सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी कोशिका का, उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है। एक तो होती है सेल मेम्ब्रेन, जो कि एक बहुत ही सॉफ्ट सी मेम्ब्रेन होती है जिसके आसपास लिक्विड फ्लो कर सकता है। कौन सा लिक्विड वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये होता है आपका न्यूक्लियस, केंद्रक जिसको बोलते हैं हिंदी में,
और इसको सेल मेम्ब्रेन को कोशिका झिल्ली बोलते हैं। और बीच में जो है ये लिक्विड सा पार्ट होता है, बहुत सारा लिक्विड होता है, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कोशिका द्रव्य बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म हो गया, फिर आपका न्यूक्लियस हो गया। यहाँ पे ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कोशिका की। अगर कोई पूछे कोशिका की सबसे 3 मुख्य संरचनाएं कौन सी हैं, तो आपका जवाब बिना किसी देरी के सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं 2 टाइप के और सेल्स होती हैं संरचना के आधार पर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, ये ग्रीक शब्द है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है पहले यानी बिफोर, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, एक सैम्पलिंग होती है कैरियन विल्लाई सैम्पलिंग, वो हम बाद में डिटेल में देखेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स अगर फीटस में होती है तो उसको जानने के लिए किया जाता है। लेकिन ये कैरियन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जो जब वो पहले के वो ऑर्गेनिजम्स यानी कि जिनमें न्यूक्लियस नहीं था, ठीक है, तो उनको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। तो ये तब की बात है जब धीरे धीरे जीवन का विकास पृथ्वी पर शुरू हुआ था। तो सबसे पहले वायरस, बैक्टीरिया, ये सारे जो है ऑर्गेनिजम्स आए थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये न्यूक्लियस इनमें नहीं होता था। ठीक है, इसलिए इनको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, मतलब बिफोर न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के आने से पहले सेल्स जो होती थी वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती थी, इसीलिए उनको प्रोकैरियोटिक बोला जाता है। यू का मतलब होता है, जब भी आप कहीं देखें यू का मतलब होता है सच, गुड, अच्छा या रियल। तो इसमें कैरियन होता है, यानी कि इसमें न्यूक्लियस एक्स होता है, केंद्रक होता है, न्यूक्लियाई होती है, तो इसको यूकैरियोटिक बोला गया। ठीक है, तो ये दोनों ग्रीक भाषा के शब्द है। प्रोकैरियोटिक 2 टाइप के डिवीजन मैंने बताए नंबर्स के बेसिस पे, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब यहाँ पे सेल की संरचना, सेल के अंदर क्या क्या है उसके बेसिस पे आप देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक 2 टाइप के सेल्स होते हैं। आइए दोनों में डिफरेंस देखते हैं क्या है दोस्तों। प्रोकैरियोटिक मैंने बताया कि जो वायरस, बैक्टीरिया और पैरामीशियम वगैरह जो होते थे, अमीबा वगैरह, वो प्रोकैरियोटिक होते थे, तो उसमें बहुत साइज में छोटे छोटे होते थे। ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे सेल्स होती हैं, तो साइज इनमें जनरली बड़े होते हैं। ठीक है, इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है दोस्तों, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। जैसा कि मैंने बताया, इसका नाम ही है कि प्रोकैरियोटिक, यानी प्रो मतलब पहले, कैरियन मतलब केंद्रक, तो केंद्रक से पहले है, तो केंद्रक नहीं था तो केंद्रक अनुपस्थित हो गया। इसमें और डिफरेंट जो माइक्रो जो पार्ट है इसके सेल के, जैसे गोल्जी बॉडीज हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब अनुपस्थित होता है इसमें। ठीक है, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया जो है एब्सेंट होता है। ठीक है, और इसमें सब ये सारे उपस्थित है, लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे पार्ट हम अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये सब बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि लाइसोसोम्स क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी, वो सारी डिटेल हम अगली क्लास में देखेंगे, इसीलिए आज उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्लासेस बहुत लंबी हो जाएंगी। कोशिका विभाजन आसूत्री विभाजन होता है, मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें सेल्स उस तरह से डिवाइड नहीं होती जैसे आप फीमेल और मेल बॉडी सेल्स में देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या कोशिका विभाजन कैसा होता है, मियोसिस और माइटोसिस। माइटोसिस कहाँ होता है दोस्तों, माइटोसिस होता है मेल्स में, और मियोसिस किस में होता है, मियोसिस होता है फीमेल में। ठीक है, ये बेसिकली स्पर्म सेल्स और एग सेल्स के बनने की क्रिया होती है, तो इसको माइटोसिस और मियोसिस कहते हैं। तो ये डिवीजन होता है। ठीक है, स्पर्म सेल और जो आपकी एग सेल्स होती है, ये कोशिका विभाजन की लिए जरूरी होती हैं। इसमें क्या है, कोशिका भित्ति जो सेल वॉल होती है कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन की बनी होती है दोस्तों, और इसमें जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। अब यहाँ पे एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं आपको साथ ही साथ, कि जो प्लांट सेल होती हैं और जो एनिमल सेल होती है, मतलब जो पौधों में सेल होती हैं, जो एनिमल में होती हैं, प्लांट सेल में सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है, सेलुलोज की। ठीक है, और जो एनिमल सेल होती है इसमें सेल वॉल उपस्थित नहीं होती। ठीक है, एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, एब्सेंट होती है। प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की होती है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक है, यानी कि बैक्टीरिया या वायरस टाइप के जो है, इनमें सेल वॉल होती है वो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन की बनी होती है। लेकिन एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है, केवल प्लांट सेल में होती है जो सेलुलोज से बनी होती है। तो ये आप डिफरेंस जानिए। और यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया, बैक्टीरिया और वायरस जो है बेसिकली ये 2 प्रकार हैं। और अगर आप यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, हम इंसान भी आ जाएंगे, इसमें जानवर भी आ जाएंगे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बस एक रफ आइडिया दूंगा आपको कोशिका की संरचना। मैंने जो अभी चीज़ें बताई हैं, लाइसोसोम्स, राइबोसोम,
राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस सबसे बीच में यहाँ होता है, इसको केंद्रक बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये सारा बाहर वाला यही है प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, जिसको आप सेल जो है मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। ये गोल्जी बॉडीज है, इनका क्या काम है वो भी हम देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे कल वाली क्लास में, एक एक करके मैं पहले सेल मेम्ब्रेन, फिर न्यूक्लियस, फिर साइटोप्लाज्म, ये सारी चीज़ें राइबोसोम वगैरह सब डिटेल में एक एक करके अगली क्लास में समझाऊंगा। और ह्यूमन की जो सेल होती है, सेल्स होती है, वो किससे बनी होती हैं, सेलुलर मास क्या होता है, तो हम जैसे कहते हैं ना कि हमारी बॉडी में 70% भाग जो है वो पानी है, तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं 70 से 90% जो भाग है वो पानी ही है, वाटर ही है, सेल जो बनी होती है। उसके बाद जो 10 से 15 प्रोटीन है, तो एक तरह से देख सकते हैं आपकी प्रोटीन का कितना इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है सेल के फॉर्मेशन में। इसीलिए ग्रोथ वगैरह के लिए हमें प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आप मसल सेल्स देख लीजिए, कोई भी सेल देख लीजिए, जो लोग योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो लोग प्रोटीन शेक पीते हैं ताकि अपनी सेल्स को ग्रोथ कर सकें, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या क्या है। तो सबसे ज़्यादा अगर सेल किसी से बनी होती है तो पानी से, फिर प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर आपका फैट, लिपिड मतलब इसमें फैट और ये सब आ जाएंगे। न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा आपका। ये बेसिकली न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, पेप्टाइड वगैरह जो बॉन्ड्स होते हैं वो हम आगे देखेंगे जब हम राइबोन्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे, आरएनए और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तब। उसके बाद कुछ आयंस होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं, वो भी होते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्पोजिशन है सेल का, इसमें आप डिटेल में देख सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि पढ़ाई आपको बराबर करती रहनी है कि ठीक है दोस्तों। बहुत सारे लोग घबराते रहते हैं बीच में कि वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, हम पढ़ें कि ना पढ़ें। देखिए, इससे सरकार का कोई नुकसान नहीं होने वाला। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान आपका ही है, क्योंकि सरकार को क्या है, एक दिन ऐसे सडन से योगी जी या मोदी जी के दिमाग में कुछ आएगा तो वैकेंसी निकाल देंगे। लेकिन अगर आप पहले से तैयार नहीं रहेंगे तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। राजा जो है वो डिसीजन लेता है लड़ाई लड़ने का, लेकिन सैनिकों को हमेशा जो है तैयार रहना चाहिए लड़ने के लिए। तो कभी भी पढ़ाई मत छोड़िए बीच में, डीमोटिवेट होकर पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़िए कि सर वैकेंसी नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। हमेशा पढ़ते रहिए। और एक पढ़ाई आपको एक अच्छा इंसान बनाती है, आपके अंदर समझ डेवलप करती है। जब भी आप चीज़ों को पढ़ते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ों को पढ़ते हैं, तो आपका ब्रेन डेवलप होता है, सोचने की शक्ति जो है आपकी मजबूत होती है, बढ़ती है, तो आप फिर समझदार बनते हैं, ठीक है। इसीलिए आप लोगों के लिए मतलब है कि आप जो है स्टूडेंट लाइफ में फेलियर्स आते रहते हैं, हर कोई फेल होता है, ऐसा नहीं है कि कोई फेल नहीं होता है। एक फेलियर होने के बाद जो सक्सेस मिलती है उसका अलग ही मज़ा है। तो पढ़ाई करते रहिए और बिल्कुल डिमोटिवेट होकर पढ़ाई मत रोकिए। एग्ज़ाम हो ना हो, अगले साल हो, कभी ना कभी तो होगा ही, वैकेंसी तो आनी है। तो बिल्कुल पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। और हमारे परिवार के साथ जुड़े रहने का आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर क्लासेज अच्छी लग रही तो ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों में भी, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। तो इन्हीं सब दुआओं के साथ आप अच्छे से स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करिए, आपके परिवार सुरक्षित रहे। चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।